प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज के प्राणीशास्त्र व्याख्यान में अपन जीर्णता एजिंग कर रहे थे, उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले एजिंग की परिभाषा, एजिंग के जो वैज्ञानिक जिन्हें पिता कहते हैं उनके बारे में, एलेक्स कम्फर्ट द्वारा दी गई सबसे उपयुक्त परिभाषा और इस एजिंग के प्रभाव शरीर पर क्या क्या पड़ते हैं उनके बारे में चर्चा की, और एजिंग और उससे संबंधित रोग उनके बारे में अपन ने बात की। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पहले पूर्व में कर चुके हैं कि एजिंग एक समय आधारित फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो कमी आती है, एक तो प्रजनन में और एक जीवन में, जिसके बाद मृत्यु हो जाती है, उस सारे प्रोसेस को हमने एजिंग कहा है। एक शब्द बार बार काम में लिया जाता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ये एक किसी भी स्पीशीज़ का विशेषता होती है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, कितने अधिकतम वर्ष तक जीवित उस प्रजाति का ज्ञात है, उसे हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहते हैं। हमने एजिंग के कई विशेषताएं देखी है, कैरेक्टर्स, उसके लक्षण देखे हैं कि किस तरह से प्रोग्रेसिव ह्रास होता है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, जो चमड़ी है उसका लटकना व उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ना, जो अपने जॉइंट्स हैं उनका स्टिफ अकड़ना, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से जो अपने मांसपेशियां हैं उनके फाइबर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी फाइबर्स की ताकत क्षीण हो जाती है। समय के साथ हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, देखने की दृष्टि में भी बहुत अधिक फर्क पड़ जाता है, और हमारे जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है उनमें भी बहुत मंदता आ जाती है। ये सारे अपने ये लक्षण हैं इस जीर्णता के। उसके बाद में आता है एजिंग कितने प्रकार की है। एजिंग के प्रकार बताए गए हैं, ये 3 प्रकार में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर ध्यान से आप इनको सुनेंगे तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस शब्दों का फर्क है। पहला है क्रोनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो जन्म से लेकर और अपन समय व्यतीत करते हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ में, उसे अपना कैलेंडर का एज क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। और दूसरा है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, जैविक उम्र अपनी, वो होती है हमारे खुद के शरीर की कायिकी जो है उसके द्वारा निर्धारित होती है, और ये कई कारकों पर, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी होते हैं, उन कारकों पर ये डिपेंड करती है, कारणों के कारण से, वो फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक एजिंग जो होती है उसके कुछ लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, यानी सूखी चमड़ी, झुर्रियाँ, छिद्र बड़े हो जाते हैं, ललाई आ जाती है स्किन के ऊपर जो ज़्यादा सफ़ेद रंग के होते हैं उनके, और एक जो अपने घाव भरने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक घट जाती है। और इंट्रिंसिक एजिंग के कौन कौन से लक्षण हैं? स्किन के अंदर रफनेस, खुरदुरापन, एक चमड़ी के ऊपर कई तरह के स्पॉट्स आ जाना,
और उसके बाद में है अपने चमड़ी का झुर्रिया पड़ जाना और लटक जाना। ये सारे एक्सट्रिंसिक एजिंग के लक्षण होते हैं। फिर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी एजिंग किसे कहते हैं। प्राइमरी एजिंग is the physiological deterioration in the physical structure and biological function that occurs with the advancing age alone independent of other factors। यानी प्राइमरी क्या बताई है, जिस तरह से उम्र धीरे धीरे बढ़ती है उसके बाद में शारीरिक और जैविक जो अपनी गतिविधियां हैं उनमें कमी आ जाती है, चाहे फैक्टर्स कुछ भी रहे हों, उसको अपन ने प्राइमरी कहा है। सेकेंडरी एजिंग किसको कहा है, इज एक्सक्लरेटेड डिटोरेशन ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर फंक्शन दैट इज म्यूटिलेटेड बाय डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बाय हार्मफुल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल के अंदर, अब इसको एक बार पुनः हिंदी में कर लेते हैं। सेकेंडरी एजिंग होती है किस तरह से जो ऊपर प्राइमरी बताई उसको और तेज कर दे और अपने ये जीर्णता को और अधिक तेज कर दे, जिसके अंदर कोई अंग है उसके आकार में, उसके कार्य में कई बीमारियों द्वारा, बीमारी भी कौन सी बताई गई है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, जो सामान्यतः सबको करीब करीब देखने को मिलती है। ये जब दो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो बाकी ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और ये एजिंग को बहुत जल्दी एडवांस कर देते हैं। और लाइफस्टाइल भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। लाइफस्टाइल के अंदर है धूम्रपान करना, तम्बाकू चबाना या अत्यधिक अल्कोहल का सेवन, मदिरा का सेवन करना, ये सारे इस सेकेंडरी एजिंग के अपन ने अभी टाइप्स ऑफ एजिंग के अंदर ये तीनों प्रकार पढ़े। उसके बाद में अपना आता है कि मॉडल, कि किस प्रकार का अब ये अध्ययन करना है जीर्णता के ऊपर, तो हमें किस प्रकार के मॉडल के ऊपर ये अध्ययन करें ताकि अपने को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके जो मनुष्य के अंदर उपयोगी हो। तो हमने मॉडल कौन सा लेना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए और वो सस्ता होना चाहिए और जिसका एक्सपेरिमेंटली ट्रैकेबल, यानी जिसको अपन जो भी प्रयोग करें उसको पूरा ट्रैक कर सकें, उसको अच्छी तरह से जान सकें, उस प्रयोग को मैनिपुलेट कर सकें, यानी अपन चाहें जैसा उस प्रयोग में परिवर्तन कर सके, चाहा गया परिवर्तन कर सके और उसका जो जीवन चक्र है वो छोटा हो और जिसके अंदर जो बाह्य कारक है, पर्यावरणीय कारक है, उनको अपन कंट्रोल कर सकें और एक होमोजाइगोसिटी प्राप्त कर सकें, अर्थात उनमें इनब्रीडिंग यानी उनकी संतति बिल्कुल प्योर संतति प्राप्त कर सकें। तो अपने को ये एजिंग का मॉडल के इस्तेमाल करने वाला मॉडल बहुत अच्छा अपने को मिल सकता है। सामान्यतः हम लोग 4 प्रकार के सबसे ज़्यादा मॉडल इस्तेमाल करते हैं। उसमें है ईस्ट, राउंडवॉर्म, ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, या चूहा। ये ज़्यादातर अपने एजिंग के रूप में अपन काम में लेते हैं। फिर आती है विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हमें कई पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की मिलेगी, जिनमें अगर हम सामान्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें 4 प्रकार की थ्योरीज दी हुई है। कोशिकीय सिद्धांत यानी सेलुलर थ्योरी, तंत्रीय सिद्धांत यानी सिस्टमैटिक थ्योरी, एक हो गया आनुवांशिक नियमन थ्योरी यानी जेनेटिक रेगुलेशन थ्योरी, और चौथी है उद्विकासीय थ्योरी यानी इवोल्यूशनरी थ्योरी। इन सब में पाए जाने वाले अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा जो प्रतिपादित किया है, इन 4 के अधीन हम पढ़ते हैं। लेकिन मैंने इससे और अधिक सामान्य आप लोगों के लिए बनाने का कोशिश कर इसको मुख्य तौर पर 4 प्रकार की हमने बनाई है, जिसको प्रोग्राम्ड सेनिसेंस थ्योरी कहते हैं एक, दूसरी एंडोक्राइन थ्योरी, तीसरी है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी और चौथी है अपनी एरर थ्योरीज। ये बाकी जितनी मैंने 5 से लेकर 9 तक लिखी है, ये सारी एरर थ्योरीज का ही हिस्सा है। हम इन थ्योरीज को अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे क्योंकि इनका विस्तृत अध्ययन करना है अपने को, इसलिए अगले व्याख्यान में करेंगे। और अंत के अंदर मैं एक शब्द काम में लूँगा, जियाट्रिक्स। अगर हमारा
अस्पताल, बड़े अस्पताल, जिला स्तर के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाने का अवसर मिला हो तो एक नई विंग जियाट्रिक्स नाम से हमें देखने को मिलेगी। ये जियाट्रिक्स कहते किसको हैं? ये जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए किस तरह की विशेष केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वृद्ध अवस्था के साथ में कई सारी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ में अपने आप होती हैं। उन बीमारियों को से कैसे बचा जा सके और अगर ग्रसित हो गए हैं तो उसका किस तरह से सही ढंग से उपचार कर सकें और ये अपना जो बूढ़े व्यक्ति इनसे ग्रसित हैं वो अपना जीवन जितना भी है उसको सही ढंग से जी सकें, उसका जियाट्रिक्स के अंदर इलाज किया जाता है। आज का व्याख्यान इतना ही। धन्यवाद। आज मैं आपको जो होम असाइनमेंट दूंगा ये थ्योरीज के अलावा होगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि इन असाइनमेंट्स को निश्चित रूप से आप करेंगे।